युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी कितने अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी कितने अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या तो प्रण से भागे होंगे। अपना अपना युद्ध सभी को, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता, और समय के शिलालेख पर खुद ही खुद को गढ़ना पड़ता। महिलाओं के लिए बड़े अच्छे शायर ने कहा है, बड़ी 4 लाइन मुझे इस कार्यक्रम के लिए याद आती है कि सर पे कफन बांध कर निकली ये देखे, कांटों का घेरा तोड़ के कलिया गुलाब की, सींचे खेत खून से बोए आदमी, आएंगी फसल फिर इंकलाब की, आएगी फसल फिर इंकलाब की। नमस्कार, श्रमण समाचार में आपका स्वागत है। मैं मनोज बंड और आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय कार्यक्रम बदलाव के नायक। मित्रों, बदलाव की शुरुआत किसी बड़े मन से नहीं बल्कि एक छोटे से साहसिक कदम से होती है। आज हमारे साथ एक अतिथि ऐसी महिला है जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि देखे तो घूंघट प्रथा, महिलाओं को घर से बाहर जाकर समाज में बड़े लेवल पर काम करना वह संभव नहीं। इन्होंने सेवा कार्य से कैसा अध्याय लिखा है क्या समाज में एक मिसाल बन गई। आप तथास्तु फाउंडेशन के फाउंडर जिन्होंने शिक्षा, भोजन, पर्यावरण संरक्षण या जरूरतमंद सहायता के लिए अनेक मंचों पर काम कर रहे हैं। आप हैं सुषमा पंकज जैन सिंहावत। स्वागत है आपका श्रमण समाचार के इस मंच पर। जय जिनेन्द्र। जय। सुषमा जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करने के पहले हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, आप एक ऐसे सामाजिक परिवार से आते हो कि जहाँ महिलाएं एक तो घूंघट प्रथा में रहना, समाज के बाहर जाकर कार्य करना लगभग असंभव सा लगता है, मगर आप इतने बड़े स्केल पर काम करें। आपने एक अपना फाउंडेशन तैयार किया, अनेक ज़रूरतमंद लोगों को भोजन दान का कार्यक्रम हो, बच्चों को शिक्षा का कार्यक्रम हो, सेवा सहायता, मेडिकल, अनेक मंचों पर आप काम कर रही है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और परिवार का आपका सहयोग इसमें कैसा मिल रहा है? इसमें आप अपने परिवार के बारे में और इस प्रेरणा के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों से साझा करेंगे। मैंने ये जो जर्नी है कोविड के पहले ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हुआ यूँ था कि मैं मुंबई गई हुई थी और मैं मेरी बेटी को संघ से जोड़ना चाहती थी। अच्छा। तो संघ से जुड़ा तो हमने ऑनलाइन एक फॉर्म भरा था और उनका कॉल आया। तो बेटी मुंबई में थी और हमको 10th जो बच्चे रहते हैं, जो 10th में जो अच्छे मार्क्स लाते हैं 80 के ऊपर, तो उनका एक एग्ज़ाम होता है। अगर वो एग्ज़ाम वो अच्छे से कंडक्ट करते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, तो उसका जो पूरा भी खर्चा होता है आगे का पढ़ाई का, वो पूरा खर्चा संघ उठाती है। तो वो एग्ज़ाम हमको लेनी थी। तो बेटी को बोला कि आप आइए, तो बेटी बोली कि मैं मुंबई में हूँ, तो मेरी मम्मी है वो आ सकती है। तो बस वो एक फ़ोन और मेरा जाना, वहाँ से मेरी वो जर्नी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ कि मेरा वो पहला एक कदम अच्छा मेरे डर को तोड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। यानी संघ परिवार से जुड़कर आपके सामाजिक कार्य की शुरुआत हुई, ये कहना बड़ा लाजिब होगा, है ना उसके लिए। पर परिवार ने आपको इसके लिए क्या सहयोग किया, कभी रोका नहीं? देखो, हर किसी के परिवार में होता ही है कि भाई बाहर के काम ज़्यादा करूँगी तो परिवार कौन देखेगा, बच्चे कौन देखेगा, व्यापार कौन देखेगा। लेकिन मेरे पति जो है, मेरे हस्बैंड, वो मुझे कभी भी पीछे नहीं खींचते। वो बोलते हैं कि अपना टाइम एडजस्ट करो और उसको एडजस्ट करते हुए सामाजिक कार्य भी करो और परिवार भी संभालो। तो उन्होंने मुझे हमेशा से प्रेरित भी किया है और सपोर्ट भी किया है। अच्छा, परिवार से आपको सामाजिक कार्य करने के लिए हमेशा सहयोग मिलता रहा है। तो आप सामाजिक कार्य जो करते हैं आप अकेले करते हैं कि परिवार, आपके पति आपके साथ में रहते हैं? नहीं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो तथास्तु फाउंडेशन की तरफ से होते हैं। वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ और मेरे बच्चे भी उस पर इन्वॉल्व होते हैं और बाकी भी मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन अदर जो काम है, जैसे कि मैं लोक कल्याण समिति में है, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं भारत माता सेवा संगठन से जुड़ी हुई हूँ, जो कि लव जिहाद के ऊपर काम करता है। इसके बाद एक RBS संगठन है जो ब्लड कैंप लगाता है। ऐसे बहुत सारे संगठनों से मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरा परिवार इन्वॉल्व नहीं रहता है। सिर्फ तथास्तु फाउंडेशन में मेरा परिवार इन्वॉल्व रहता है। आपके बचपन, आपका परिवार, उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिएगा। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और पिछले कई वर्षों से नागपुर में हूँ, क्योंकि मेरी शादी नागपुर में हुई है। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जब बोल सकते हो कि मेरे दादा पॉलिटिशियन थे
अच्छा। और वो सरपंच थे और उन्होंने 3 बार चुनाव जीते थे। तो शुरू से देखा था माहौल कि कैसे सरपंच रहते हैं, कैसे घर में लोग आते हैं जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल ही थी। और बस वहीं से इंस्पायर थे कि दादा सरपंच तो थे ही, साथ साथ वो न्यायाधीश भी थे, क्योंकि अच्छा। हमारे आसपास के कम से कम 25 से 30 गांव में कभी पुलिस नहीं आई थी। अच्छा। हाँ, दादा ही न्याय करते थे और हर कोई उन्हें ही लेके जाता था। मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मैं बोलूँ, बचपन से देश के लिए कुछ करने की हमेशा से इच्छा रही थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन दादा हमेशा बोलते थे कि अगर तुझे देश के लिए कुछ करना है तो तेरी पढ़ाई तेरे कभी भी आड़े नहीं आएंगी। तेरा हमेशा जो मनोबल है वो अगर मजबूत रहा तो तू तेरा घर, तेरे बच्चे, तेरा व्यापार और देश की सेवा सब कुछ कर सकती है। क्या बात। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि दादा मेरे अभी नहीं रहे, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो आज भी मेरे मन में घर करी हुई है। मैं उनको कभी भूलती नहीं हूँ। जो भी है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरे सब कुछ वो ही थे। तो दादाजी को देख के आपके मन में विचार आया कि हमने भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आप अनेक संस्थाओं से जुड़े, तथास्तु फाउंडेशन की स्थापना की। तथास्तु फाउंडेशन के माध्यम से क्या कार्य आप कर रहे हैं? तथास्तु फाउंडेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि महावीर जयंती पर हमारा एक लक्ष्य रहता है कि 1008 पौधे हम लोगों में वितरित करते हैं। और उसमें सिर्फ जैन समाज ही नहीं रहता है, जो कोई भी आता है हम सबको पौधे देते हैं और उनको बोलते हैं कि ये पौधा जिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा। हाँ, कुछ वर्षों पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आया था कि हम सांगली से निकले हैं और शम्मित शिखर जी जा रहे हैं। तो अक्सर अपने जैनों में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बासी खाना वगैरह नहीं खाते। तो उनका सफ़र बहुत लंबा था और उनको भोजन चाहिए था नागपुर रेलवे स्टेशन पे। तो मुझे एक सुधीर हुले करके भैया हैं जो कि यात्रा लेके जाते लोगों को, बसेस वगैरह चलती है उनकी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका नंबर मुझे किसी ने दिया है कि रेलवे स्टेशन पे आप भोजन ला के दे सकते हैं क्या? मैं बोले किसने दे दिया मेरा नंबर? तो वो बोले कि आप मुझे किसी ने दिया है, आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अगर बनवा के हमको देते होंगे तो हम आपको पैसे भी दे देंगे। मैं बोली पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, पर आप अगर वो मुझ तक पहुँचे तो फिर मेरा काम है कि मैं उनको ये सेवा प्रदान करूँ। तो फिर वहाँ पे 250 लोग थे और हमने रातों रात पूरा खाना बनाया। क्या बात है। और पूरा पैक किया, मतलब सुबह 4 बजे से लेके। और घटना ये घटी कि रेल 4 घंटा लेट थी और हमको बोला था कि रेल का टाइम एग्जैक्ट 7 बजे का है, लेकिन 4 घंटे लेट के हिसाब से वो 11 बजे तक आ जाएंगी। फिर उन्होंने 10 बजे मुझे फ़ोन किया कि ट्रेन 12:30 बजे तक आएंगी। और मैं मेरे टाइमिंग के हिसाब से 11:30 बजे निकल गई घर से, लेकिन हुआ यूँ कि ट्रेन 12 बजे आ गई और मैं ट्रैफिक में फंस गई। और ट्रेन वहाँ खड़ी थी और वो लोग रेलवे स्टेशन पे भाग दौड़ कर रहे कि खाना क्यों नहीं आया। और हम लोग वहाँ से खाना, और हमारे बॉक्सेस आप देखो ना बहुत बड़े बड़े थे। 250 लोग का खाना बोलो तो और काफी। खाना वैरायटी में खाना था हमारे पास। तो ट्रेन बस मैंने भैया को कॉल किया कि भैया आप थोड़ा बाहर आइए, मेरे पास बॉक्सेस बहुत ज़्यादा है। 8-10 लड़के ऐसे दौड़ के आए और उन्होंने पूरा खाना हमको उठाने लगे और खाना रेलवे स्टेशन पे रखा और ट्रेन चल दी। फिर भी चालू ट्रेन में हम लोगों ने खाना अंदर डाल दिए, लेकिन एक जो बक्सा था जो सबसे मेन था सब्जी का, वो बक्सा हमारा रह गया। और मैंने सुधीर हुले भैया को फ़ोन किया कि आप ट्रेन की चेन खींचिए, क्योंकि आप सब्जी के बिना खा ही नहीं पाओगे। तो वो ट्रेन की एक चेन खींची और वो आखिरी बक्सा हम लोग ने खाया। वो मेरे जीवन का मतलब बहुत ही एक अनोखा अवसर था। यानी खाना पहुंचे लोगों तक, बिल्कुल, उसके लिए जो जद्दोजहद आपके द्वारा की गई, वाकई में पूरा रेलवे स्टेशन के लोग देख रहे कि भगदड़ क्यों मची है, हुआ क्या है। क्या बात। हाँ। क्या बात है। आप एक ऐसे संगठन के साथ भी काम करती है जो लव जिहाद के लिए काम करता है। समाज में काम करना, समाज के बाहर ऐसी जगह काम करना जहाँ कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। क्या परिवार ने आपको इसके लिए भी सहयोग कर रहे हैं, या इनमें सामंजस्य बिठाने के लिए क्या चुनौतियाँ आपके सामने आती है? नहीं, चुनौतियाँ तो मुझे नहीं आई, क्योंकि काम फ्लो में चलते गया कि आज इस संगठन में कभी वो संगठन, ऐसा चलता रहा।
कभी ऐसा हो जाता है कि पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता है किसी लड़की को समझाने जी के लिए। जी जी। कभी ऐसा हो जाता है कि किसी बच्ची को अगर वो कहीं चली गई है और उसको जब वापस ला लेते तो काउंसलिंग के लिए भी जाना पड़ता है। तब परिवार बहुत अप्रिशिएट करता है कि तू आज अदर समाज में अगर इस बच्चियों के लिए काम कर रही है तो कल तू अपने समाज में अपनी बच्चियों के लिए कितना कुछ कर सकती है। राइट राइट। तो बस मैं परिवार ने मुझे कभी पीछे नहीं खींचा है, परिवार ने हमेशा अप्रिशिएट ही किया है। लेकिन बस वही है कि समय का सामंजस्य से बैठाना पड़ता है, बाकी और कोई मुझे ऐसा ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। सुषमा जी, आपसे बातचीत करते समय ये ध्यान में आ रहा है कि आप सिर्फ एक गृहिणी नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब सिर्फ पर्यावरण, शैक्षणिक अनेक आयामों में आप काम कर रही है। साथ साथ आप एक व्यवसायिक भी है। आपने कहा था कि आप एक बिजनेस वुमन भी है। उसी के साथ साथ लोक कल्याण समिति जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित किया जाता है उसके लिए भी कार्य करना, ये काफ़ी बड़ा काम है। ये सबका सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? साथ साथ लोक कल्याण समिति में जो कार्य कर रहे हैं, क्या उसका विस्तृत से आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे क्या कार्य होता है? जरूर। लोक कल्याण समिति के अंदर मैं एक संयोजिता हूँ जो कि यशोधरा नगर के अंतर्गत में आता है। वहाँ पर पाठदान केंद्र चलते हैं, अभ्यासिका चलती है, किशोरी वर्ग चलता है। वहाँ पे किशोरी वर्ग में जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि 11 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की बच्चियाँ आती हैं, बालिकाएँ आती हैं। वहाँ पे उनको हम अदर एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, जैसे कि योग दिवस आया तो वहाँ पे हम लोग उनको योग के बारे में बताते हैं। मैं खुद ही जाके पर्सनल उनको उनका डाइट चार्ट बना के देती हूँ ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए वगैरह मैं अवेयर करती हूँ। और उनको पर्सनली लड़कियों को बैड टच और गुड टच के बारे में बताती हूँ, जो कि आजकल हर तरफ देखने को मिल रहा है कि माता और पिता दोनों ही वर्किंग रहते हैं तो बच्चे अक्सर घर में अकेले रहते हैं। तो जो असामाजिक तत्व रहते हैं वो उन बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं। तो हम उनको ये सिखाते हैं कि आपको अकेले रहते हुए सुरक्षित कैसे रहना है और सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई किसी फ्रॉड में नहीं फंसा दे, कोई स्कैम में आप नहीं फंस जाओ, कोई आपको बहला फुसला के किसी लव जिहाद में नहीं फंसा दे। हम इस किशोरी वर्ग में इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। और बच्चा अभ्यासिका में ऐसा होता है कि मनोज जी आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों के घर में इन्वायरमेंट नहीं रहता पढ़ने का। बिल्कुल नहीं रहता। पिताजी आते हैं शाम को और उनका चिल्लाना शुरू हो जाता है। किसी की माँ घर से आती है, अगर समझ लो कि बड़ा बच्चा 10th में, तो छोटे छोटे बच्चों का शोरगुल रहता है और घर में अक्सर लोगों के 1 रूम या 2 रूम ही रहते हैं। तो ये अभ्यासिका वहाँ पे मदद करता है बच्चों को पढ़ने में। वो वहाँ पे आके एज ए ट्यूशन क्लासेस, ये पूरा निःशुल्क रहता है बच्चों को। कोई अरे सब लोक कल्याण समिति के माध्यम से होता है। बिल्कुल, क्या बात। तो ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है, यहाँ से बच्चों को कोई फीस नहीं ली जाती है। और 10th और 12th वाले बच्चे जब उनका एग्ज़ाम आता है, वो 6 मासिक एग्ज़ाम हो या 12 महीने का, हम उनको खुद पर्सनल जाके बच्चों को पर्सनली मिल के उनको काउंसलिंग करते हैं जी। और मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो 50 और 60% नंबर लाते हैं। उनका काउंसलिंग करने के बाद 75 के ऊपर क्या बात है, उनका ये गया है। बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो वो बच्चों के चेहरे पे जब मैं वो खुशी देखती हूँ तो मुझे बहुत संतोष होता है कि चलो कि मेरा कुछ तो किया गया एफर्ट्स बच्चों के काम आया। हाँ, समाज के काम है, बच्चों के काम आया। एक नई पीढ़ी का निर्माण आपके माध्यम से हो रहा है। निश्चित ही बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। और मैंने एक सवाल पूछा था आपको कि ये सब कर रहे हैं आप, परिवार की जिम्मेदारी, आप एक ऐसे परिवार से कि मैंने पहले कहा था कि महिलाएं बाहर जाकर इतना काम करना संभव नहीं, इसका तालमेल, वो समय मैनेजमेंट, क्योंकि आप जिस तरह से आप बताएंगे हमारे दर्शक, हमारी महिलाएं वो भी कुछ कोशिश करेंगे वैसा मैनेजमेंट करें। मेरे ज़्यादातर काम इवनिंग के ही रहते हैं और मैं जैन हूँ तो आप सबको पता है कि मैं 7 बजे के बाद नहीं खाती हूँ, तो अक्सर मेरा शाम का खाना छूट जाता है। फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में इतना सा भी बदलाव आए तो मेरा वो भूखा रहना भी मेरे लिए सार्थक होता है। और शॉप पे मैं रैंडमली जाती हूँ, कंटिन्यू नहीं जाती हूँ, लेकिन जैसे मेरी ज़रूरत होती है मैं चले जाती हूँ। तो दोनों का तालमेल बैठा देते, बच्चे भी सपोर्ट करते हैं और मेरी जो सासू माँ है, मेरे हस्बैंड है, वो लोग भी सब सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम जाओ आके कर लेना। तो घर का काम मैनेज कर लेती हूँ और बाहर का उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। क्या बात है, बस यही मकसद रहता है। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। आजकल की महिलाएं, उन्हें लगता है कि हमने भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। वो आपका जो इंटरव्यू देख रहे हैं उनको देखने के बाद भी लगे कि हमें भी कुछ करना है, मगर कुछ सामाजिक संकोच रहता है।
उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो संकोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। अब वो बात नहीं रही कि महिलाएं घूंघट में रहती हैं, बहुत सारे चेंजेस आए। अब तो शादी के बाद ससुर जी और हस्बैंड बोलते हैं कि आगे की पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। क्या बात है। हाँ बिल्कुल, हमारे समाज से बहुत सारी लड़कियाँ इंजीनियर हैं, हाँ। बहुत सारी लड़कियाँ IIT से जुड़ी हुई है, क्या बात बहुत है। सारी लड़कियाँ डॉक्टर, एज मेरी बहन बैंक में कैशियर है। हाँ। तो वो सब पुरानी प्रथाएं तो बंद हो चुकी हैं। कहीं कहीं पुराने गाँव में या फिर कहीं वो चीज़ें रही होंगी, पर शहरों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। और बात रही संकोच की, तो संकोच सिर्फ वहीं तक है कि वो जो एक कदम रहता है, जो अपने को स्टेप उठानी रहती है, वो सबसे ज़्यादा भारी रहती है। और एक कदम जब अपन बाहर निकालते हैं, इसके बाद जो वो डर है, एक बार वो डर टूट गया तो तुम समाज के लिए वो सब कुछ कर सकती हो जो तुम चाहती हो। आपने कहा कि आप राजस्थान से हो। राजस्थान तो वीरों की भूमि है। बिल्कुल। और नागपुर में भी आप वीरंगना करके काम कर रही है, बराबर है? तो अपना समाज राजस्थान का और नागपुर का, उसका कैसा, आप उसकी जानकारी हमें दे सकते हैं? राजस्थान के बारे में आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। कुंड हो आपनो ध्यान राखणो, कुंड हो आपनो ध्यान राखो, मायण भाषाणो मान राखनो, रेवो कठे भी मुल्क में पड़े पर दिल में राजस्थान राखो। क्या बात है। नारी केवल घर की चौखट तक सीमित नहीं होती, नारी केवल घर की चौखट तक सीमित नहीं होती, उसके सपनों की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। जब सेवा को अपना धर्म बना लेती है, जब सेवा को अपना धर्म बना लेती है, तो वो एक नहीं कई समाज को बदल देती है, वो एक नहीं कई समाज को बदल देती है। एक कदम अगर नारी आगे बढ़ा ले तो निश्चित ही वो अपने हौसलों से अपने सपनों को पूरा कर सकती है। और ऐसी महिलाएं, आप जैसी महिला ही समाज में कुछ बदलाव ला सकती है। निश्चित ही आप जो कार्य कर रही है, ये कार्य समाज के साथ साथ आप समाज में बदलाव के नायक के रूप में प्रस्थापित हो चुकी है। आप श्रवण समाचार के स्टूडियो में आए, आपके विचार हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। मैं संपूर्ण श्रवण समाचार की टीम की ओर से आपका यहाँ धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय। अमर स्वरूप फाउंडेशन एवं पुलक मंच परिवार द्वारा मिशन साइकिल बैंक के माध्यम से अब तक 25 स्कूलों में 250 प्लस साइकिल वितरित की जा चुकी हैं। आज भी कई विद्यार्थी रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। आइए उनके शिक्षा मित्र बने। एक साइकिल हेतु सहयोग राशि 4500 रुपए। सहयोग राशि यहाँ भेजें। श्रवण समाचार जैन समाज का YouTube चैनल अब आपके मोबाइल पर। देखते रहिए जैन महानुभावों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रोग्राम, वार्ताएं एवं विशेष खबरें। इस प्रयास को सराहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और श्रवण समाचार के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।